मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग एकदम परेशान थे कि अब बोर्ड का एग्जाम देना, हमको इस बार 10th पे पहुंच गए हैं और साइंस है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके भैया आ गए हैं। अब मैं आप लोग को साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री इतने बेहतरीन तरीके से, इतने आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज, कि आप लोग को बाकी सारे सब्जेक्ट से ज्यादा इंटरेस्ट अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है, तो अब आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अब बोर्ड का एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ज्यादा बात करने से अच्छा है क्लास को शुरू किया जाए। तो हम बता दे रहे हैं आज का जो हमारा क्लास है ये पहला क्लास है और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, ये जो लाइट चैप्टर है ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये देखा जाए तो पूरे फिजिक्स का बेस है। ठीक है, आप जरा सोचिए आपके डेली लाइफ से कितना रिलेट करता है लाइट। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कौन सा चैप्टर सेलेक्ट किया है, लाइट। और किन्हीं बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम क्यों। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, जब समझाऊंगा तो उसमें दो हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, तो सबको एकदम इक्वल समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर भी घबराने की जरूरत नहीं कि सर कौन से लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, सबको समझ में आएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर है लाइट, इसमें देखोगे तो एक टर्म से लिखा हुआ रिफ्लेक्शन एंड अदर इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम समझेंगे आज हर एक वर्ड को, जब अच्छे से आप समझने लगोगे कि उसका मतलब क्या होता है साइंस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो फिर आपको ये आसान लगने लगेगा। डिफिकल्टी इसीलिए लगता है क्योंकि आप इनका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो आज इनका मतलब समझेंगे और इसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारी वर्ड्स जहां पे मैंने अभी सुन रहा हूं, इसको मैंने अपने कभी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है। तो पता चल गया ये तो मैं डेली एक्सपीरियंस करता हूं, बस नाम नहीं मुझे पता था, और अब यही सब नाम समझने का और जानने का समय आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइट, ये लाइट क्या होता है। तो बस इतना समझ लीजिए आराम से कि लाइट का डेफिनेशन आप लोगों से पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि लाइट क्या है। एक सिंपल से लैंग्वेज में बताओगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं ये, चूंकि मेरा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट हेडिंग है इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे थोड़ा सा लिख दिया, अदरवाइज मैं जितने सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे वो बार बार मैं बोर्ड पे राइट नहीं करूंगा। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से सिर्फ समझाऊंगा, आप लोग खुद से ही समझ जाओगे। ठीक है, तो बार बार मुझे राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोल दिया लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है, जैसे एनर्जी के ढेरों सारे फॉर्म हो सकते हैं ना, अभी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे तो और भी क्लियर होगा जब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म, थर्मल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी आपको मिल जाएंगे, विंड एनर्जी। तो वैसे लाइट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ठीक है, ये करता क्या है, ये खुद तो इनविजिबल है, मतलब खुद तो नहीं दिखाई देता, लेकिन इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है, हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, इसी की वजह से विजिबिलिटी पॉसिबल है, और ये खुद विजिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरे टर्म्स में अगर कोई पूछ ले एकदम बिल्कुल फिजिक्स के टर्म में कि ये लाइट क्या है, तो आप लोग इसको बोलोगे कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेव करता है, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, सेकंड नाम आप इसको क्या दे सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैं सिर्फ एम से लिख रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर कह सकते हो सिंपल भाषा में EMR। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में EMR लिखकर नहीं आना है, क्योंकि वो EMR का फुल फॉर्म नहीं समझ पाएंगे, मुझे बोर्ड पे लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि EMR। अदरवाइज फुल फॉर्म क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब लाइट के बारे में आपको दो बातें पता चल गई। पहला क्या, लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को या फिर अपने आसपास के सभी चीजों को देख सकते हैं। दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट जो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे ये इसको मैं अगर फर्स्ट पॉइंट मान लूं और इसको मैं सेकंड पॉइंट मान लूं, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, तो ध्यान रखना ये
हमको लगता है कि यार ये बिल्कुल एक वेव है, ठीक है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली वेव नहीं है, इसमें दो अलग अलग नेचर पाए जाते हैं, वेब के भी नेचर पाया जाता है और पार्टिकल का भी नेचर पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीटली वेब नहीं बोल सकते और कंप्लीटली इसको आप पार्टिकल नहीं बोल सकते। तो इसका नेचर कैसा हो गया, ड्यूअल नेचर, ठीक है। ये लिखना जरूरी रहता है एग्जाम में, इसका नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर, ठीक है। इस ड्यूअल नेचर का मतलब होता है कि इसके पास वेब की भी क्वालिटी है, यानी कि वेब की भी प्रॉपर्टीज हैं और साथ में पार्टिकल की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को याद रहे कि मैंने ड्यूअल नेचर यहाँ पे राइट क्यों किया है। तो क्या लिखेंगे ड्यूअल नेचर में, वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। ये इसका ड्यूअल नेचर है, वेब एंड पार्टिकल। यहां तो बात क्लियर हो गई। अब एक बार फिर से देखो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि बार बार बोलता रहूंगा और आप लोग को ऐसे खुद ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, वो हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। लाइट को ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हो, यहां तक मैंने बता दिया। इसके बाद फिर मैंने बोला कि इसका नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, मतलब ये इसके अंदर वेब की भी प्रॉपर्टी होती है और साथ में पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है, किसका नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो ये लाइट आती है हमारे, जैसा सन से लाइट आ रही है, ठीक है, या फिर किसी टॉर्च से जो लाइट जा रही है, ठीक है, तो हमको वो दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन ये जिस रूट को फॉलो करते हुए जा रही है उस रूट को बोलते हैं, यानी कि जो रूट ऑफ लाइट होता है, यहां पे मैं लिख दूं रूट ऑफ लाइट या फिर पाथ ऑफ लाइट, जो भी लिखना चाहो लिख सकते, पाथ और रूट की एक ही होता है, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट। जो पाथ ऑफ लाइट होता है इसको बोलते हैं रे, यानी कि रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, ठीक है, क्या बना देंगे, ऐसे ऐसे एक रे बना देंगे और ये रे बताता है कि लाइट उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जरा सोचिए, अभी तक आपको लाइट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, अब लाइट के बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये एनर्जी का फॉर्म है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं, ये इसका नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, और साथ में इसका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपको इस चैप्टर में कहीं इस तरीके से मिल जाए तो समझ जाना कि एक लाइट है जो उस तरफ जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है। लाइट की अगर कोई स्पीड भी, हमने चैप्टर में कुछ नाम पढ़े थे, वो नाम क्या था, एक रिफ्लेक्शन, अभी आपने पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन, और सेकंड आपने पढ़ा था क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब ये दोनों वर्ड समझने का समय आ गया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं मान लेता हूं मेरे पास एक ऐसा स्मूथ प्लेन है, ये एक स्मूथ प्लेन है, ये बार बार इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। चलो इसको मैंने कर दिया ये स्मूथ प्लेन एक, और नीचे की तरफ मैंने कर दिया है पॉलिश, ठीक है। मान लेते हैं ये एक मिरर है, ग्लास है, और नीचे मैंने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने का मतलब अगर ऊपर से मैं टॉर्च जलाऊंगा तो लाइट इसके नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने लाइट स्ट्राइक किया, ये मैंने इस लाइट स्ट्राइक किया, ठीक है। अब जरा बताओ, अगर नीचे पॉलिश है तो क्या ये लाइट नीचे जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर की तरफ वापस जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अब इसको मैं ऊपर की तरफ फिर से भेज दे रहा हूं, ये मैंने ऊपर की तरफ भेज दिया, ठीक है। तो जो लाइट आ रही थी इधर, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, ये नाम याद रखना, इंसिडेंस रे, ठीक है, जो नीचे जा रही थी, और जो फिर अब यहां से स्ट्राइक की ऊपर उसी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब अगर इस वाले प्लेन सरफेस से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे 90 डिग्री ऊपर, इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन, तो इस परपेंडिकुलर
लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब मैं इसको नॉर्मल को थोड़ा दूसरी कलर से लिख रहा हूँ, जिससे आपको लीजिए। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये वाली लाइन। अब आपको इसमें 3 लाइंस दिख रही हैं। एक हो गया ये वाली रे। रे मतलब लाइट, मैंने बोला था ना, लाइट जिस पाथ को फॉलो करती है उसको रे बोलते हैं। तो ये वाली रे है, इसका नाम क्या है? इंसिडेंस रे, जो स्ट्राइक करने जा रही है इस वाले सरफेस पे, जो कि स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये कैसा सरफेस है? यहाँ पे लिख दो, स्मूथ। स्मूथ और पॉलिश्ड। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस। चलो, और ये इधर गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में जो लाइन है, इसको जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, नॉर्मल बोलना है, ध्यान रहे। ये सारे नाम पता चल गए। अब आप ध्यान से देखो तो एक एंगल इधर दिख रहा है जो कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लिखते हैं आई से। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे लिख राइट कर दो, मैं दिखेगा ना, लो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कितना है? ये, इसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और एक दूसरा बनना है, इस इधर देखो, इधर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि ये क्या है? आर है। ये वाला एंगल क्या है? आर है। ठीक है, तो अब जरा सोचना है लाइट के बारे में हमने क्या क्या और सीख लिया आगे। जब कोई लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे जाके हिट करती है, यानी स्ट्राइक करती है, तो फिर वो उसके दूसरी तरफ नहीं जा पाती है, उसी डायरेक्शन में कहीं वापस चली जाती है। ठीक है, तो उसमें हमें अगर नॉर्मल एक ड्रॉ कर दें तो हमें 2 अलग अलग एंगल्स मिलते हैं। एक एंगल ये मिलता है और एक एंगल ये। पहले वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसकी क्या खास बात है? क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं तो इसकी खास बात भी पता होनी चाहिए। तो होता क्या है जनरली कि आप कह सकते हो ये जो रे आई और वापस उसी डायरेक्शन में चली गई, इसी को बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। ऊपर से ही आ रही थी, फिर दूसरी थोड़ा सा मतलब एंगल बदला है, बाकी ऊपर ही चली गई है। ठीक है, और वो एंगल पे कितने एंगल पे, कुछ लोग ये भी परेशान हो सकते हैं कि सर ये किस एंगल पे उधर जा रही है। तो जिस एंगल पे, जितना एंगल ये होता आई ना, उतने ही एंगल होता आर। मतलब अगर ये 30 डिग्री पे आ रही थी, मतलब यहां से यहां तक 30 डिग्री था, तो यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि जो एंगल आई होते हैं, मतलब जो एंगल आई होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के। हमेशा होता है, ये बात ध्यान रखना। जब भी रिफ्लेक्शन की बात आएगी तो जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि ये जो दिखा है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों सरफेस के सेम प्लेन पे होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, सेम पॉइंट पे हमेशा होते हैं। ऐसा कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम इसका बनाऊं तो ऐसे नहीं देखने को मिलेगा कि ये हो गई इंसिडेंस रे और ये हो गया नॉर्मल और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा कैसे मिलेगा? अगर ये इंसिडेंस रे है और तो वहीं से रिफ्लेक्टेड रे जाएगा और जस्ट वहीं से क्या होगा? नॉर्मल होगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, और हमेशा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाला कभी ऐसे नहीं बनाना, ये रॉन्ग है। ये आपका राइट माना जाएगा और ये वाला राइट माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन में ध्यान रखना, अभी हम रिफ्लेक्शन को नहीं पढ़ाएं, अब रिफ्लेक्शन को समझते हैं क्या है। ठीक है, तो आते हैं रिफ्लेक्शन पे। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलो, अब रिफ्रैक्शन की बात आ गई तो एक बार स्लाइड को चेंज करते हैं।
ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है, ये ग्लास का एक प्लेट रखा है, और इस बार मैंने नीचे पॉलिश नहीं किया, जैसे पहले मैंने पॉलिश लगा दिया था ना, तो इस बार मैंने पॉलिश नहीं किया हुआ है। अब इस पे क्या होगा, इस पे जब लाइट पड़ेगी, मान लेते हैं एक रे आ रही है, यानी कि लाइट आ रही है, स्ट्राइक कर रही है इस तरीके से, तो अब ये क्या होगा, ये फिर इसको क्रॉस करके और इधर ही चला आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन ऐसा नहीं है जिस रूट से आ रहा था सेम उसी रूट से नहीं जाएगा, कि मतलब ऐसे जाना तो उसको उधर चाहिए था ना, लेकिन वो उधर ना जा करके थोड़ा सा अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है जब मीडियम चेंज होता है। जैसे यहां से आया, मीडियम चेंज हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहां से इसको दिखाने वाला ऐसे दिखा दे रहा हूं, फिर से बना के थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो, और थोड़ा बड़ा इमेज बनाना पड़ेगा कैसे मीडियम चेंज होता है, क्योंकि आप लोग इसमें भी गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। ये देखो, ये मैंने इस बार थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया, ज्यादा बड़ा, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि ये क्या है, अब यहां से अगर कोई लाइट इस पे स्ट्राइक करती है, मान लेते हैं लाइट स्ट्राइक की इस पे, ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि या तो ऐसे सीधे निकल जाए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करके जाती है तो अपने रूट से वो डाइवर्ट होती है, ठीक है। अब डाइवर्ट कैसे होती है, इस पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, इसे 90 डिग्री इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो लाइट है उधर ना जाकर के, परपेंडिकुलर लाइन अगर नीचे भी होता है, ये लाइन नीचे भी होता, थोड़ी सी लाइन इसी तरफ झुक जाती है, ये मतलब रे जो है जो उधर जा रही थी हल्की सी इधर झुक जाती है। देखो ऐसे, कलर में इसका बदलता हूं थोड़ा सा, ये सीधी ना जाकर के हल्की सी झुक गई इधर, ठीक है। अगर सीधी जाती तो उस वहां पे मिलती, लेकिन हल्की सी लाइन ये झुक के थोड़ी सी इधर मिली है, ठीक है। अब क्या होगा फिर इसके बाद, अब फिर ये अंदर ये इतना मीडियम था, अब इसको बाहर जाना है, जब बाहर जाएगी तो फिर अपने पुराने वाले हिसाब से चलने लगेगी, ठीक है, जो इसका पुराना हिसाब किताब था। तो अब क्या होगा, अब फिर थोड़ा सा वो टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, अब ये उधर जाने लगेगी। तो ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे आ रही थी सीधी, जब मीडियम में आई तो थोड़ा सा इधर झुक गई, और फिर जैसे मीडियम खत्म हुआ फिर उधर चली गई, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर होता क्या है, वो अपने रूट से डाइवर्ट होती है। ये डाइवर्ट होने के पीछे का भी रीजन है, लेकिन वो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है, अभी 10th में नहीं पढ़ना है। बस 10th में सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर क्या होता है, वो अपने रूट से डाइवर्ट होती है, ठीक है। अब डाइवर्ट किधर होती है, तो मान लेते हैं ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है, और नीचे वाला मीडियम क्या है, ग्लास है। ये ग्लास है और ये एयर है। डेंसिटी किसकी कम है, ये है लो डेंसिटी, और ये क्या है, यह है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, चलो हाई और डी मैंने लिख दिया, ठीक है। हाई डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है। तो जब भी लाइट लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाती है तो थोड़ा सा जो ये परपेंडिकुलर वाला लाइन है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर वाला लाइन, ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन की तरफ से झुक जाती है। सीधे जाना होता तो थोड़ा और उधर जाती है, लेकिन थोड़ी सी इधर आई है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन के थोड़ी सी पास आई है। तो जब भी लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में आएगी तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर के पास झुकेगी, ठीक है। और जब फिर ये हाई डेंसिटी से फिर एयर में गई, मतलब फिर लो डेंसिटी में गई, तो फिर परपेंडिकुलर लाइन से दूर हटेगी, तो देखो इस बार फिर से उधर जाने लगी, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग को याद रखना कि जब लाइट लो मीडियम से मतलब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाती है तो कैसे चेंज होती है। हाई डेंसिटी में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ आएगी, अगर लो डेंसिटी की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल का मतलब यही वाली लाइन, इसके पास आना है या फिर इससे दूर जाना है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो लाइट है
अरे एक मिनट, ये देख रहे हो तो शायद हैंग करने लगा था। हाँ देखो, जो ये लाइट है यहाँ पे आ रही थी इंसिडेंट रे और यहाँ पे निकल भी गई, ठीक है, मतलब मीडियम को इस बार क्रॉस कर गई। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करके चली जाए, मतलब ट्रांसफर हो जाए, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के कंडीशंस के पूछ लेता है एग्जाम में कि जो ये लाइट रे यानी कि जो रे है वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रही है, तो फिर क्या होगा उसके रे में, तो आप बताओगे कि उसका जो रे है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। नॉर्मल ये है, मतलब ये नॉर्मल है तो इसी की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। और जब बोलेगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रही है, तब क्या होगा, तो देखो ये हाई डेंसिटी था, नीचे आई, फिर से लो डेंसिटी, ठीक है, फिर उधर चली गई। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर, ठीक है। और लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी मतलब नॉर्मल के पास, ठीक है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई। पहले हमने देखा रिफ्लेक्शन, उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसमें हमने देखा था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होते हैं। इसमें रिफ्रैक्शन में देखा कि मीडियम क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, और मीडियम क्रॉस करके जा रही, तो हमने देखा था कि उसका नेचर कैसे बदलता है, कब पास आती है नॉर्मल से और कब दूर जाती है, ठीक है। तो यहां तक मैं समझता हूं कि अब आप लोग बात समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा इन सारे ग्लास का यूज करते हैं हम लोग, एक मिरर पढ़ते हैं, ठीक है। मिरर पे जब वहां पे जैसे मैंने जो स्मूथ प्लेन बताया था पहले जहां पे रिफ्लेक्ट करती थी, अब हम मान लेते हैं कि वो एक मिरर है। और मिरर कितने टाइप्स के होते हैं जी, आप में से कितने लोगों ने मिरर पढ़ रखा है, कितने लोगों ने पढ़ रखा है? चलो मैं दिखा देता हूँ, कुछ मिरर्स आप लोग को दिखाई देता हूँ। आप लोग सोचोगे सर कुछ मिरर दिखाया नहीं हमें, देखो कुछ मिरर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो मैंने अभी आप लोग को बताया था ये सारी चीजें इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ये इसका आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, तो इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिरर को, जो जब शुरू किए थे हम, ये रहा हमारा मिरर, ठीक है। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं जी, टू टाइप्स के, कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव मिरर, पहचानने का तरीका क्या है कॉनकेव मिरर का, कौन बताएंगे? देखो ध्यान से देखो, तो ये इसमें मैं पॉलिश लगा रहा हूं, ठीक है, और पॉलिश जो लगा रहा हूं वो आउटसाइड में लगा रहा हूं, इस मिरर के आउटसाइड में। जब आउटसाइड में पॉलिश लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हमने जो मिरर बना रखा वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहचानने का तरीका क्या है, आउटसाइड में पॉलिश होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है, हो सकता है ये कभी एक कंप्लीट स्फीयर रहा हो, ऐसे हो सकता है, रहा होगा ना, इमेजिन करते हैं रहा होगा। जब ये स्फीयर रहा होगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेंटर था इसका, बस इसी सेंटर के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना समझा कि ये कभी ना कोई स्फीयर रहा होगा एक, और उसका एक सेंटर रहा होगा, तो सेंटर को मैंने मान लिया। अब क्या करना है, सेंटर से इसको मिला देना है, ये यहां था सेंटर, और सेंटर से इसको ले जाके मिला देना है इस वाले मिरर के बीचों बीच, सेंटर से मैच कराना, ठीक है। तो जहां पे ये मैच करता है इसको बोलते हैं पोल, और इसको डिनोट करते हैं पी से, जिस पॉइंट पे जाके हिट किया है। और यह है सेंटर, और सेंटर को बोलते हैं सी से, ठीक है। इसको कभी कभी बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर क्यों बोलते हैं कि इसको कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। यहां से यहां तक अगर आप लोग देखोगे तो जब आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो और ये एक सर्कल बनाते हो, तो सेंटर से अगर कहीं आप सरकमफेरेंस पे मिलाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। ऐसे यहां पे भी है, ये एक कर्वेचर है और ये कर्वेचर का एक रेडियस है, तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो ध्यान रखना, इसको लिखते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक का है, तो सेंटर से लेके पोल के बीच के, यानी कि यहां से लेके यहां के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है जो सेंटर और पोल के एकदम बीचों बीच होता है, सेंटर और पोल के एकदम बीचों बीच होता है, और इसको बोलते हैं मेन फोकस। क्या बोलते हैं,
मेन फोकस। ठीक है, ये याद रखना नाम, इसको जो मेन फोकस मैंने लिखा है, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो मेन फोकस मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एफ से। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन फोकस। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज सीपी। ठीक है, जो सीपी है वह कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये एफ है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है, मतलब आर का हाफ इधर है और आर का हाफ इधर है। तो कभी कोई यहां से पूछ ले कि जो एफ होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि रेडियस का जस्ट हाफ, मतलब रेडियस का आधा कर दो आप, वही कहलाता है मेन फोकस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कैसे बोल देगा कि एक मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पूछ लेगा बताओ इसका मेन फोकस कितना है। तो आप कैसे बताओगे मेन फोकस, जस्ट हाफ ही तो करना है रेडियस का, तो कितना बता दोगे आप लोग, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया। कॉनकेव मिरर पहचानने का तरीका आउटसाइड में। ठीक है, कॉनकेव का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल। कौन ये इस वाले जो ये कर्वेचर दिख रहा है उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल। इससे जब इस वाले पूरे के सेंटर को मिलाते हैं, इस वाले स्फीयर के सेंटर को, यहां से वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो बीच में एक पॉइंट लेते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं मेन फोकस। ठीक है, इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हमको पढ़ते हैं ना कि मिरर, आपने कुछ लोगों ने शायद क्लास पढ़ भी लिया होगा कि उसमें बताता है रियल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, इन्वर्टेड बनता है, स्मॉल साइज का बनता है, या फिर लार्ज साइज का बनता है। तो हमको ये सब आना चाहिए, और ये सब आपके एग्जाम में पूछता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं उस पर डायरेक्ट कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने फिर से एक बार बनाया अपना ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर को बनाने के बाद मैं इसका बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस। यही प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, इसको मैंने बोल दिया सेंटर, और यहां पे होगा एक मेन फोकस, मैंने इसको लिख दिया एफ से, और ये हमारा पोल है तो इसको मैं लिख दिया पी से। इसको भी आप लोग नाम दे सकते हो, इसको मैंने बोल दिया M1 और इसको मैंने बोल दिया M2। ठीक है, जो एंड पॉइंट है। अब जब हम लोग बनाते हैं इमेज, या इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए हमें कुछ रेज लेनी पड़ती है, मतलब वो लाइट्स लेनी पड़ती है जिस लाइट की वजह से हमें इमेज दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लाइट्स लेनी पड़ती हैं, बस उसको हमको समझना है। तो उसके लिए मैंने एक यहां पे बना दिया ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका नाम है AB। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं कि यहां से कहां से कौन सी रे निकलती है जो हमें जरूरत पड़ती है इमेज बनाने के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हर तरफ लाखों रेज हर डायरेक्शन में फैलती हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ ही रेज की जरूरत पड़ती है, हमको लाखों रेज बार बार नहीं बनाना है। ठीक है, तो उन्हीं रेज के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, एक रूल भी है, एक रूल। सबसे पहले मानते हैं कि एक ऐसी रे है जो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है इसके एकदम पैरेलल है। ठीक है, आप लोग पैरेलल बना, मेरा थोड़ा हो सकता है फ्री हैंड मैंने किया ना, तो थोड़ा हो सकता है कि टेढ़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन आप लोग को मान के चलना ये स्ट्रेट है और बिल्कुल इसके पैरेलल है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये क्या है, पैरेलल है। तो ये रूल नंबर 1 है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो जब यहां पे टकरा के जब रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो मेन फोकस से होके जाती है। कहां से होके जाएगी, मेन फोकस से, मतलब जा तो रही थी इधर और जब रिफ्लेक्ट हुई तो लौट के आई, और किधर से आई, मेन फोकस से होके आई। ये रूल नंबर 1 याद रहेगा ना। अब देखिए रूल नंबर 2 इसका,
अलग स्लाइड पे दिखाऊंगा मैं। अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, रोल नंबर 2। फिर से मिरर बना देता हूँ। अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलो, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट AB। तो पहले मैंने बताया था जो कि कहाँ जाती है, एकदम पैरेलल। सेकंड हो सकता है ये कि ये पैरेलल ना जा करके यहां से एक रह जाएगी, मेन फोकस से होकर जाएगी ऐसे। ध्यान से देखना, इस बार जो रह गई है वो फोकस के रास्ते से हो गई इधर, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो रूल नंबर 2 ये है कि जब कोई चीज मेन फोकस से होके जाएगी और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट जब होगी, फिर से जब रिटर्न होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ये, मतलब ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सॉरी, ये देखो नहीं बना, इसको पहले मैं इरेज करता हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जा रही थी मेन फोकस से होकर और जब रिटर्न हुई तो जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये रिटर्न हुई इधर, यानी कि रिफ्लेक्ट हुई, ये कह सकते हो। रूल नंबर ये 2 हो गया। ये इन्हीं से इमेज का फॉर्मेशन जब मैं करूंगा तो सबको एक साथ बना के दिखाऊंगा, एक ही में सब पैरेलल वाला भी दिखाऊंगा, एक ही में फोकस वाला भी दिखाऊंगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने पहले अलग अलग दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब एक और तीसरा कंडीशन देखते हैं। ये कंडीशन नंबर 2 था, कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। टोटल 4 कंडीशन लेने पड़ते हैं इनको, 3 से भी काम चल जाता है, लेकिन 4 में समझा दे रहा हूं जिससे आप लोग को फिर आगे चल के कभी कोई दिक्कत ही ना हो कि यार ये कैसे लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा, मुझे पता है, और वही कंफ्यूजन मैं आज दूर कर रहा हूं कि आज के बाद आप लोग को कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो, ये मैंने कर दिया पॉलिश, पुलिस नहीं है जी, पॉलिश है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने बना दिया ये फोकस और ये यहां पे है सेंटर, ठीक है, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट है AB। और अब की बार हम करें कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर से होकर जाए, जैसे यहां से मान लेते हैं ये एक रे और ये सेंटर से होकर जा रही है, कलर चेंज, पहले कलर चेंज, गलती नहीं, कलर चेंज। कलर चेंज में क्यों करता हूं, जिससे आप लोग को दिखे, ठीक है, कि हाँ कुछ तो अलग हुआ है यहाँ पे। तो ये मत समझना कि आप लोग को भी ये सब सारे कलर लेकर बैठने हैं, मैं तो बस समझाने के लिए जी कर रहा हूं। ये हो गया कलर चेंज, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन है कि इस बार देखो, पहला जो कंडीशन था वो ऐसे पैरेलल जा रहा था, दूसरा जो कंडीशन था वो ऐसे यहां से जा रहा था मेन फोकस से, तीसरा कंडीशन ये है कि वो सेंटर से होकर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि जब कोई चीज सेंटर से होकर जाती है तो फिर जब स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होती है तो सेम रास्ते से वापस आती है, इधर उधर घूमती ही नहीं है। बाकी दोनों कंडीशन में मैंने देखा था कि इधर उधर घूम के आ रही थी, ठीक है। सेंटर से जब जाती है तो वो उसी रास्ते से, मतलब ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, तो कोई दूसरा रूट नहीं दिखेगा यहाँ पे। ध्यान रखना, एक ही लाइन दिखेगी, तो आपको समझ लेना है कि यार उसी रास्ते से गई थी और उसी रास्ते से वापस आ गई है। बात समझ में आ गई ना यहां तक। अब एक लास्ट जो है कंडीशन नंबर 4, उसको भी समझ लेते हैं। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से। उसके लिए भी हमने बना दिया एक मिरर। चलो, ये हो गया एक मिरर, ठीक है। इसका हमने बना दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया P, और यहाँ पे सारे लिख लो, ये हो गया F और ये हो गया C। ध्यान रखना ये वो डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है, F और C के बीच में। तो मेरा अगर इधर उधर हो जाए तो आप लोग को भी इधर उधर नहीं करना है, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जरा सोचो, मान लेते यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने जो 3 बताए वो एक पैरेलल था जो कहीं पे टकरा रहा था, एक ऐसे जा रहा था जो F से होकर जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था जो C से जा रहा था। एक कंडीशन हो सकता है कि यहां से निकले और पोल पे जाके स्ट्राइक कर दे। कहां पे स्ट्राइक करे, पोल पे जाके डायरेक्ट, मतलब यहां से देख रहे हो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और यहां से निकला और ये पोल पे जाके स्ट्राइक कर रहा है ऐसे पोल पे। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जिस एंगल पे हुआ है ना उसी एंगल पे ऐसे वापस आएगा इधर।
अच्छा ये एंगल कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ मैं, उतना ही एंगल कर दूंगा जितना होना चाहिए। चलो, तो ये जिस एंगल पे गया है उसी एंगल पे ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंस वाला और ये हो गया रिफ्लेक्टेड वाला। तो टोटल हमने कितने कंडीशंस कर लिए? 4 कंडीशंस। और इन्हीं 4 में से कोई 2 या 3 की जरूरत पड़ती है आपको इमेज बनाने की। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि अब आप लोग को इन रे से लेकर प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखना, सबको एक साथ बनाऊंगा फिर अब कैसे दिखेगा। अभी तो मैंने अलग अलग बनाया था, ठीक है, समझाने के लिए। अब सबको एक साथ बना के दिखाता हूं। बहुत ध्यान से देखना, अभी भी मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कंफ्यूज होंगे, तो अब वो कंफ्यूजन दूर करने का समय आ गया। देख लेना सभी लोग बहुत ध्यान से, और बहुत सुंदर सा बनाऊंगा इस बार मैं इसको। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि एकदम सुंदर बना। आप लोग जब बोर्ड के एग्जाम में बनाओगे ना, तो इतना सुंदर बनाओगे, कम से कम 2-4 नंबर फ्री में दे दे डायग्राम देख के। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया। अब इसमें मैं बनाऊंगा ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के मैं अब सारे नाम लिख रहा हूँ। ये हो गया पी, और ये हो गया एफ, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। अब एक एक लाइन को मैं अलग अलग कलर से दिखाऊंगा। जो फर्स्ट रे हमारी जा रही थी, मैंने बोला था ना पहले एक रे जाएगी जो कि पैरेलल लेके जा रहे हैं। चलो, ये हो गई पैरेलल। और पैरेलल वाला कहां से आती है? मेन फोकस से। तो ये कहां से जाएगी? मेन फोकस से हो गई। ठीक है, अब दूसरे को दूसरे कलर से बनाऊंगा मैं। चलो, सेकंड वाले को बनाता हूं ग्रीन कलर से। ठीक है, दिखेगा ग्रीन कलर। मैंने बोला था ये कहां से जाएगा? फोकस से होके जाएगा। तो चलो, इसको मैं कहीं से निकाल दे रहा हूं, ये गई फोकस से। ठीक है, और फोकस वाला कहां कैसे हो जाता है? पैरेलल। तो मैंने इसको क्या कर दिया? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कर दिया। ध्यान रखना, अगर कोई पूछे इमेज कहां बनता है, तो देखो ये कि पैरेलल वाला और ये कि ये फोकस वाला, ये जहां पे जाके कट कर देती इमेज वहीं बनता है। और एक मैंने जो तीसरा बनाया था, तीसरा मैं दूसरे कलर से करूंगा जी। तीसरा मैं दूसरे कलर से करूंगा। कौन सा कलर? चलो, ब्लैक कलर कर दे रहा हूं। या फिर कोई और कलर दिख रहा है जिसमें? और किसी कलर से करूंगा ना तो वो दिखेगा नहीं आप लोग को, तो क्या करता हूं, सिर्फ इसी से कर दे रहा हूं। चलो, एक यहां से मैं निकाल दे रहा हूं सी से। अब जरूरी नहीं मैं वहीं से चाहता तो यहीं से सारा निकाल देता है, लेकिन मैं चाहता हूं यहां से यहां तक कहीं से भी निकल सकती है, तो आप हर जगह से देखो। तो मैं मान ले रहा हूं यहां से सी वाला निकल के जा रहा है ऐसे। ठीक है, जनरली थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझना कि सी वाला जो जा रहा है सी से, और वापस भी आएगा सी पे ही। ये इधर जा रहा था ऐसे, और आया तो इधर ऐसे। ये इधर जा रहा था ऐसे, और आया तो ऐसे। यही सब दिक्कतें हो गई हैं जी। ये लो, फिर से बनाना पड़ेगा। अब अलग अलग कलर हो गया, कोई बात नहीं। और आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये सारी एक ही में मैंने दिखा दिया। ध्यान रखना, इमेज कहाँ बनता है? जहां पे ये कट करती हैं। ये देखो, यहाँ कटिंग पॉइंट है। ये जो कट पॉइंट है, यहां से लेकर और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज ए डैश बी डैश। तो ए डैश का मतलब ये नीचे तक नहीं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यही कहलाता है इमेज। ठीक है, यही कहलाता है इमेज। और ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है। तो जब नीचे बनता है तो उसको बोलते हैं इनवर्टेड, यानी कि उल्टा इमेज बना है। और जब ऊपर बनेगा तो उसको बोलते हैं इरेक्ट, सीधा। ध्यान रखना, ठीक है। और जितना भी इमेज इस वाले मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगा, ध्यान रखना, जितना भी इमेज इस वाले मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगा, वो सबके सब होते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होते, वर्चुअल नहीं होते। वर्चुअल तब होते हैं जब इसके उधर जाके बन जाए। जरा सोचिए, इधर ये पॉलिश किया हुआ है, तो पॉलिश किया हुआ तो उसके उधर तो लाइट ही नहीं जाएगी, फिर इमेज कहां से बनेगा। लेकिन हमको ऐसा महसूस होता है कि एक कंडीशन ऐसी है जब हमको ये महसूस होता है यार कि इमेज, हमको लगता है कि यहां कहीं पे बना हुआ है, तो वो सिर्फ महसूस होता है, वो रियलिटी नहीं होती है। इसीलिए उसका नाम ही दे दिया गया है वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ गई ना। तो ये इधर वाला क्या हो गया, ये वर्चुअल इमेज। अब ये देखो ऑब्जेक्ट, वहां से मैंने कुछ रेज निकाले जिसको हमको लेना पड़ता है इमेज बनाने के लिए।
अब देखते हैं किस किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हम कहां कहां पे रख सकते हैं, ठीक है, और फिर जब कहीं पे रखते हैं तो फिर उसका इमेज कैसा बनता है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि कहां कहां पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कहां पे रखने पे इमेज कैसा बनेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान रखना, पहला कंडीशन क्या समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां कहां पे रख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां कहां पे रख सकते हैं। तो फिर से मैंने बना दिया मिरर। मिरर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ये मैंने बना दिया मिरर, और जब एक ही मिरर बनाना है तो थोड़ा कलरफुल रहना चाहिए जी, कलरफुल रहेगा तो ही ना सुंदर दिखेगा। चलो, और इसका ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया पी, और अलग अलग नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया एफ, और यहाँ पे हो गया सी। चलो अब देखना जरा ध्यान से कि कितने कंडीशन है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट से आगे कुछ और होता नहीं है, जो भी रहता है इनफाइनाइट उसके आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जरा सोचो, एक शर्त ये हो सकती है, नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, कि ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, मतलब इनफाइनाइट पे ही हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहां होगा, एट इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट पे रखेंगे। अब इसका इमेज कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा, अभी हम इसको आगे देखेंगे, बस अभी समझना है कि रख कहां कहां पे सकते हैं। तो पहला कंडीशन इनफाइनाइट। सेकंड कंडीशन है कि इस इनफाइनाइट से और इस सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, यहां 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 भी रख सकते हैं, मतलब इसके बीच में लाखों जगह रखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे कहां, बीच में। किस किस के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर, ठीक है। ये सेकंड हो गया। इसके बाद तीसरा कहां पे रख सकते हैं, इसी सेंटर पे ही रख दें, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास क्या मिल सकता है, एट सेंटर, इसी पर रिप्लेस कर दें। इसके बाद कहां रख सकते हैं, इस सेंटर से आगे और फोकस के इधर, मतलब इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो वो कौन कौन से बीच में हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब सेंटर एंड एफ का मतलब मेन फोकस, यहां भी कहीं पे प्लेस कर सकते हैं। अगली बात यह हो सकती है कि हम फोकस पे ही रख दें, ठीक है। तो फोकस पे भी हम लोग रख सकते हैं। तो चलो फिफ्थ जो है कहां पे रख सकते हैं, एट फोकस, ठीक है। यहां फोकस पे भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद और कहां पे प्लेस कर सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में। ध्यान रखना, यहां से लेके मिरर, जहां पे मिरर से लेके फोकस के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक जो लास्ट पॉइंट बचा है 6, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 6 पॉइंट, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। मतलब फोकस और पोल के बीच में आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट। तो टोटल कितने कंडीशंस हो गए ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के, तो आप देखोगे 6 कंडीशंस हो गए प्लेस करने के, ठीक है। अब इन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन भी होता है, और हो सकता है किसी में इमेज का फॉर्मेशन हो ही ना, तो उन सबको हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने ये यहां पे इतना सारा समझा दिया, ऐसे ही मैं आप लोग को बस एक समरी बता दे रहा हूं इन्हीं सब का मिला के कि कौन सा इमेज कहां पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक एक कंडीशन लूंगा, पहले डायग्राम बनाऊंगा और फिर बोलूंगा कि अगर इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसका लाइन रे ड्रॉ करूंगा और फिर करके दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा, कहां बनेगा। फिर दूसरा कंडीशन लूंगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर, फिर उसका इमेज ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग करूंगा, लेकिन अभी के लिए एक साथ में सारा समझा दे रहा हूं शॉर्ट में। देखो जरा ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ध्यान रखना एट इनफाइनाइट, तो इसका जो इमेज बनेगा मैं ही सामने ही लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग को याद रहे। इसका इमेज जो बनेगा एट फोकस, ठीक है, एट फोकस। और मैंने बोला था अगर
इस वाले मिरर के लेफ्ट साइड में जितना भी बनेगा सबके सब रियल होंगे, ठीक है। और इधर वाले और इधर जितना बनेंगे वो नीचे ही बनेंगे। नीचे का मतलब होता है इनवर्टेड, यानी कि उल्टा बनेंगे। तो दो चीज आप समझ जाना, क्या क्या, रियल, इन्वर्टेड, ठीक है। साइज भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज का बनेगा, इतना छोटा बनेगा कि लगेगा एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। तो साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। तो इसको मैं कैसे लिखूं पॉइंट साइज, उसके लिए मुझे सी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। साइज कैसा होगा, इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा जी, पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब इतना छोटा होगा, डी मिनिमस कह सकते हो। डी मिनिमस मतलब एकदम छोटा सा, पॉइंट साइज का। तो सिर्फ पॉइंट लिखूंगा तो कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि सर ये साइज क्या लिखे, पॉइंट साइज। सेकंड देखो, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर, मतलब यहां से यहां के बीच में। तो मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया गया था, ये था कंडीशन नंबर 1, ये था कंडीशन नंबर 2, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर वही होगा, जैसे जैसे आप इधर इधर बढ़ते जाओगे, थोड़ा सा इधर आएगा। अब ये कहां से बनेगा, एफ से थोड़ा आगे बनेगा, लेकिन सी के उधर बनेगा। तो बिटवीन एफ एंड सी कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, ये रहेगा इन्वर्टेड ही, ठीक है। आई एन बी, इतने समझ जाओगे ना, इन्वर्टेड रहेगा। साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, वेरी स्मॉल। तो मैं यहाँ पे वेरी स्मॉल लिख रहा हूँ, वी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। इसके बाद जब पूछ सेंटर पे आ जाएंगे तो इमेज सेंटर पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, एट सेंटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पे रख दिया तो इमेज उसी के जस्ट नीचे बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज रहेगा, ठीक है। और जैसे थोड़ा सा सेंटर से आगे इधर आप जाओगे, कहां से, सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, इमेज आ जाएगा इधर, कहां पे, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच, यानी यहां कहीं बनेगा, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। रहेगा इन्वर्टेड ही, उल्टा ही, मैंने बोला था ना, रियल भी रहेगा। साइज रहेगा तो लार्ज साइज रहेगा, वेरी लार्ज, लार्ज साइज, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको इतना समझ जाना है, वेरी लार्ज साइज। और अगर फोकस पे है तो सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है, इसको मैं अलग कलर से ही लिख दे रहा हूं कि अगर फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट बन रहा है, और इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये कौन देख रहा है। इतना ज्यादा वो धुंधला हो जाएगा, साइज इतना बड़ा कर देगा वो कि वो ऐसे लगेगा कि इमेज बना ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ये नहीं देना कि बहुत बड़ा साइज बनेगा, बहुत बड़ा तो हमने यही कर लिया, जो लार्ज मैंने लिखा हुआ वास्तव में वो वेरी लार्ज है। तो यहाँ पे बताओगे इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। किस पे, अगर फोकस पे रख दिया तो इमेज बनेगा ही नहीं। अब एक और बच गया, फोकस और पोल के बीच, ठीक है, ये जो 6 वाला कंडीशन है। तो ध्यान रखना, जब फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो इमेज ये जाके इधर कहीं बन जाएगा, ठीक है। और मैंने बोलता मिरर के जब उधर जाएगा तो एक तो ऊपर बना यानी सीधा बना है तो इरेक्ट बनेगा, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि ये वर्चुअल बनेगा, बात समझ में आ गया ना। तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और साइज थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो अब ये सारी चीजें समझ में आ गई ना कि कहां पे रखने पे कैसा बनेगा। ये एक समरी था। अब अगली क्लास जब हम लोग करेंगे तो मैं कंडीशन नंबर 1 लूंगा, जैसे मान लीजिए एट इनफाइनाइट है, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट लेकर के और मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम बनाने के बाद उस पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखूंगा, फिर वहां से वो रे निकालूंगा, जो मैंने अभी 4 रेस के बारे में बताए थे ना, वो रेज निकालूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे वो जाके टकरा के
जब वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं तो कैसे जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इमेज बनता है। फिर उसका साइज कैसा होगा वो आप लोग को ऐसे डिस्टेंस से जब मेजर करेंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि साइज छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। क्लियर हो गया ना यहाँ बात? तो अगली क्लास में हमको वही करना है। इस क्लास में आप लोगों को बस सिर्फ इतना ही अच्छे से तैयार करके आना है। अब इसी का मैं आप लोग को थोड़ा सा विजुअल दिखा दे रहा हूं। विजुअल का मतलब जैसे मैंने आप लोग को ये वाली बात बता दी थी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया नॉर्मल। तीनों की तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन पे होते हैं, जो मैंने अभी समझाया। तो यहाँ पे कोर रूल्स देख लो ध्यान से, बार समझ लो, प्रकार से जस्ट ये रिवीजन है हमारा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस वाले केस में। उसके बाद देखो द इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल लाइन, उसका नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल एग्जिस्ट इन द एग्जैक्ट सेम प्लेन, ठीक है, ये सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा आके देख लो, फिर ये सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिया कि कौन प्रिंसिपल होता है, कौन मेन फोकस होता है, ठीक है। फोकल लेंथ का मतलब होता है कि फोकस से जो फोकस मैंने बनाया वहां से और पोल के बीच का जो लेंथ होता है वो फोकल लेंथ होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मैंने बता दिया कौन सा होता है। उसका ये मैंने बताया था, अलग अलग जो मैंने 4 कंडीशंस बताए थे रे निकलने के। अगर पैरेलल जाएगी तो फिर कैसे आएगी, अगर फोकस से होकर जाएगी तो फिर कैसे आएगी, ठीक है, अगर वो सेंटर से होकर जाती है तो फिर कैसे आती है, और अगर वो पोल पे जाके स्ट्राइक करती है तो फिर कैसे आती है। ये वाली बात भी मैंने समझा दी, ठीक है। अब आगे देख लो अलग अलग कंडीशंस पे जो इमेज बनता है। हालांकि अभी वो आगे मैं समझाऊंगा, यहाँ पे वो अलग अलग कंडीशन नहीं देखा, सब एक ही में दे दिया, ठीक है। तो ये हमको भी नहीं करना, ये कॉन्वेक्स मिरर, चलो कोई नहीं। तो यहां तो बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक क्लियर हो गया ना? तो आज हमने क्या क्या समझा, जरा बताना क्या क्या समझा। हमने समझा लाइट क्या होता है, समरी ध्यान से देख लो, ठीक है। हमने समझा रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने समझा रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। हमने इसके कोर रूल समझे, लाइट के कोर रूल्स समझे कि लाइट अगर जाके किसी स्मूथ प्लेन पे स्ट्राइक करती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हमने ये देखा है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कैसे सेम प्लेन पे होते हैं, तो हमने उसके कुछ कोर रूल समझे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है, अलग अलग रेस के बारे में सीखी, वहां पे कैसे अलग अलग रेस स्ट्राइक करती हैं। हमने एक समरी देखा कि कहाँ कितने जगहों पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बारे में बताया कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पे इमेज कैसा बनेगा, यहां तक हमने कर लिया। अगली क्लास में हम लोग वही जो मैंने 6 कंडीशन बताए थे उसमें से एक एक कंडीशन को अच्छे से डायग्राम बना के और रे निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, और कैसे कहां पे जाके इंटरसेक्ट करता है। तो अगला क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को अगली क्लास जरूर करना है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे ना कि जो फिजिक्स कितना आसान है। तो आगे सभी क्लास ऐसे इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो सभी क्लास में बने रहिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।